जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं रोहित तिवारी आपका एग्जाम गुरुजी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि इसका फूड सेफ्टी के लिए यानी आपके भोजन के संरक्षण के लिए इतिहास के बारे में जाना कि किस प्रकार से उसको विकसित किया गया, किस प्रकार से एजेंसीज बनाई गई, किस प्रकार से पूरा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया था, भारत में पहली बार कब बना और सबसे पहले विश्व में किसके दिमाग की उपज थी ये कि भोजन को संरक्षित किया जाए, सुरक्षित किया जाए। ठीक है, जब संरक्षित और सुरक्षित हो जाएगा भोजन तभी वो खाने योग्य होगा, आपके शरीर के अंदर तभी वो जाएगा और ऊर्जा उत्पन्न करेगा। यानी भोजन के रूप में अगर आप कोई भी भोज्य पदार्थ ले रहे हो, भोजन के रूप में आप क्या ग्रहण कर रहे हो? कार्बोहाइड्रेट ग्रहण कर रहे हो, प्रोटीन ग्रहण कर रहे हो, वसा जिन्हें लिपिड्स कहा जाता है, लिपिड्स ग्रहण कर रहे हो और कई प्रकार के खनिज तत्व ग्रहण कर रहे हो, जिनमें से आयोडीन मुख्यतः रहता है, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे तत्व जाते हैं। ये सारे तत्व क्या करते हैं? विशेष प्रकार से इनका सबका अलग अलग काम है। जैसे आपका आयरन है, आयरन जाएगा शरीर के अंदर पालक के माध्यम, सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। तो आयरन आपके हीमोग्लोबिन स्तर को बढ़ाता है। क्या करता है? आयरन आपके हीमोग्लोबिन स्तर को बढ़ाता है। आयरन अगर हीमोग्लोबिन स्तर को बढ़ा रहा है, इसका मतलब यह है कि आप में सोचने समझने की क्षमता, आप में कार्य करने की क्षमता अधिक होगी। जैसा पाया गया है कि गुजरात के बच्चों में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ा तो उनकी मेमोरी पावर यानी याददाश्त क्षमता बढ़ गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से कई प्रकार के रिसर्च किए जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अगर आप भोजन कर रहे हो तो संतुलित आहार करो। संतुलित आहार का मतलब क्या है? उसमें सभी प्रकार के खनिज प्राप्त हो, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो, वसा प्राप्त हो और प्रोटीन प्राप्त हो, जिससे आपके कार्य करने की क्षमता दर बढ़ती जाए। ठीक है, तो वही टॉपिक आज का हमारा है, भोजन का पाचन। क्या है? भोजन का पाचन। जो आप भोजन ले रहे हो, भोज्य पदार्थ ले रहे हो, रॉ मटेरियल ले रहे हो, वो आपके शरीर के अंदर जाके किस प्रकार से पचता है, कौन कौन से ऐसी जगहें हैं, कौन कौन से स्थान हैं जहां पे भोजन का पाचन होता है, कहां पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कहां पे वसा का पाचन होता है, कहां पे प्रोटीन का पाचन होता है और कितने प्रोटीन बाहर से जाते हैं, कितने प्रोटीन शरीर के अंदर भी उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि कितने प्रकार के अमीनो एसिड्स मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, पर आप पूछोगे सर जो हम अंडा खा रहे हैं, मान लो अंडा खा रहे हैं, अंडे के बाहर का जो होल होता है आपका व्हाइट कलर का, वो अंदर येलो वाला नहीं, बाहर होता है, वो प्रोटीन बनाता है। लेकिन क्या सर वही वाला प्रोटीन हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है? तो इसका मतलब नहीं है। उसका मतलब क्या है? पहले ये जो बाहर से प्रोटीन जा रहा है ये रॉ मटेरियल है, अंदर जाके प्रोटीन का 2-3 जगह पाचन होगा। यानी 2-3 जगह जब प्रोटीन का पाचन होगा, प्रोटीन किस में अपघटित होगा? प्रोटीन टूटेगा आपके अमीनो एसिड्स में। जैसे प्रोटीन का पहली बार पाचन होता है तो पेप्टोन्स में कन्वर्ट होता है, फिर पेप्टोन्स टूटता है आपका पॉलीपेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड टूटता है आपका अमीनो एसिड्स में। यानी इस प्रकार से सब चीजों का, सभी खाद्य पदार्थों का, सभी भोज्य पदार्थों का आपका ऑक्सीकरण होता है, अपघटन होता है। ठीक है, कुछ जगह ऑक्सीकरण होता है और कुछ जगह अपघटन होता है। इस प्रकार से आपको या तो ऊर्जा के लिए या शरीर के विनिर्माण के लिए या आपके तुरंत या ग्लाइकोजन के रूप में आपको एनर्जी मिलती है, एटीपी के रूप में आपको एनर्जी मिलती है, शरीर में वृद्धि होती है, शरीर में मोटापा आता है। इन सब के कारण ही आता है। यानी जैसा भोज्य पदार्थ रहेगा उसी तरह का आपका शरीर बनता चला जाएगा। अगर एक्स्ट्रा फैट आप खाना खा रहे हो, ज्यादा पराठेज खा रहे हो, तो आपका शरीर क्या होता है? थोड़ी सी मोटापा आ जाएगा। अगर प्रोटीन ले रहे हो, अच्छी प्रोटीन ले रहे हो, तो आपका शरीर बेहतरीन विकसित रहेगा। और कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है? इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत त्वरित ऊर्जा मिलती है। ठीक है, जैसे आप रनिंग करने जाते हो, अगर कोई अगर रनिंग करने गया हो, दौड़ने वोड़ने गया हो, तो ग्लूकोज लेके जाता है ग्लूकोज लेके जाता है, ग्लूकोज को पीता है। ग्लूकोज में क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। क्या रहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के पार्टिकल्स रहते हैं, मोनोसेकेराइड्स रहता है, जो त्वरित ऊर्जा देता है, तुरंत पचा के उसमें ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो हमारा भोजन किस लिए किया जाता है? ऊर्जा के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए और विकास के लिए किया जाता है। ठीक है, घाव भरने में सहायक होते हैं। ऐसा पूछा जाता है कि घाव भरने में क्या सहायक होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे भोजन का पाचन किस प्रक्रिया से होता है, कैसी प्रक्रिया होती है उसकी, वो पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर उसमें से अपने आपके अलग अलग जो भी घटक हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है,
इन सब का पाचन देखेंगे और क्वेश्चन यहीं से आएगा बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि भोजन का पाचन कितने जगह में होता है। भोजन का पाचन, जो भोजन का पाचन होगा, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भोजन का पाचन शुरू कहां से होता है। तो भोजन का पाचन बेटा कहां से शुरू होता है, आपके बक्कल कैविटी से ही चालू हो जाता है, यानी आपके मुख गुहा से ही भोजन का पाचन चालू हो जाता है। भोजन का पाचन कहां से चालू होगा, आपके बक्कल कैविटी से ही चालू हो जाता है। कहां से चालू हो जाता है भोजन का पाचन, भोजन का पाचन आपका चालू हो जाता है मुख गुहा से। कहां से होता है, मुख गुहा से ही चालू हो जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि मुख गुहा जो है, मुख गुहा में किसका पाचन होता है। आप बोल दो कि रोटी का हो जाता है, पनीर का हो जाता है, चावल का हो जाता है, दाल का हो जाता है, इनका नहीं होता। ये तो रॉ मटेरियल है। ये क्या है, रॉ मटेरियल है आपके शरीर के लिए। इसमें भोजन का पाचन, जैसे आपसे ऑब्जेक्टिव दे देगा, आपको ऑप्शन दे देगा कि भोजन का पाचन मुख गुहा से चालू होता है, तो सबसे पहले मुख गुहा में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है, आयरन का पाचन होता है, या प्रोटीन का पाचन होता है। ये आपके ऑप्शन रहेंगे, यानी जो आपके भोज्य पदार्थ में जो प्रोडक्ट है, जिनसे मिलकर भोज्य पदार्थ बना हुआ है, उनका पाचन, उनमें से किसका पाचन होता है। तो मुख गुहा में पाई जाती है बेटा 3 प्रकार की एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 3 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 3 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। पहला पाया जाता है पैरोटिड। पहला क्या पाया जाता है, पैरोटिड। पैरोटिड एंजाइम, पैरोटिड एंजाइम किसी का पाचन नहीं करता। ये क्या करता है, जो भी कीटाणु या जीवाणु भोजन के साथ आ गए हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। क्या करता है, उनको नष्ट करने का काम करता है। दूसरा पाया जाता है आपके जीभ के नीचे पाया जाता है म्यूलिन एंजाइम। क्या पाया जाता है, म्यूलिन एंजाइम पाया जाता है। म्यूलिन एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, म्यूलिन एंजाइम पाया जाता है। म्यूलिन क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है। जैसे आप रोटी और भिंडी की सब्जी खाओ सूखी सूखी, तो अगर उसको सीधा निकलना चाहोगे तो नहीं निकलेगा, उसको पहले चबाना पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है, और उसको चिपचिपा कौन बनाता है, म्यूलिन एंजाइम बनाता है, ठीक है, वो उसको चिपचिपा बनाते हैं। ये भी भोजन का पाचन नहीं करता। तो भोजन का पाचन करता कौन सा है, तीसरा वाला, जो आपके मैक्सिला और मैंडिबल यानी दोनों जबड़ों के बीच से निकलती हैं, दोनों जबड़ों के बीच से दोनों तरफ से निकलता है लार, जिसे कहते हैं एमाइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं, एमाइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एमाइलेज कहते हैं, एमाइलेज कहते हैं। यहां पे स्टार्च का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, स्टार्च का पाचन होता है। किसका पाचन होता है बेटा, स्टार्च का पाचन होता है। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। याद रखना, ये पूछा जाएगा कि स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है, तो किसमें करता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ये आपसे सीधा का सीधा क्वेश्चन बनेगा, छपेगा आपके पेपर में। तो जब छपेगा तो आगे हम इसको पूरी प्रक्रिया बताए हुए, बस आपको थोड़ी सी स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि कहां पे किसका पाचन होगा। तो ये यहां पे किसका पाचन होता है, मुख गुहा में सबसे पहले पाचन होता है, स्टार्च का पाचन होता है। स्टार्च किसको पचाता है, माल्टोज को पचाता है। किसको पचाता है, माल्टोज को पचाता है। एमाइलेज, एमाइलेज एक एंजाइम है। ये कहां से रिलीज होता है, आपके दोनों जबड़ों के बीच से, दोनों जबड़ों के बीच से, दोनों जबड़ों के बीच से, जबड़ों के बीच में पाया जाता है, के बीच से निकलता है। और लार ग्रंथि कौन सी कहलाती है, सब मैक्सिला कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, सब मैक्सिला कहलाती है। क्या कहलाती है, सब मैक्सिला लार ग्रंथि कहलाती है। सब मैक्सिला लार ग्रंथि कहलाती है। सब मैक्सिला सलाइवरी ग्लैंड कहलाती है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड कहलाती है। इसको ध्यान रखना कि जो आपका एमाइलेज है वो कहां से निकलता है, सब मैक्सिला सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, दोनों जबड़ों के बीच में पाई जाती है। और एमाइलेज किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च को पचा के माल्टोज में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो पहली बार कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां पे होगा, मुख गुहा में होगा। कहां पे होगा, मुख गुहा में होगा पहली बार कार्बोहाइड्रेट का पाचन। यानी पाचन की प्रक्रिया कहां से चालू हो जाती है, मुख गुहा से ही चालू हो जाती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर आपका जो ये ईसोफेगस है, जिसे आप ग्रास नली बोलते हैं, इसमें किसी का पाचन नहीं होता। इसमें
किसी का पाचन नहीं होता, इसमें किसी का पाचन नहीं होता। तो सबसे पहले हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां पे होता है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। फिर लिपिड्स का पाचन कहां पे होता है उसको पढ़ लेंगे। फिर आपका प्रोटीन का पाचन कहां पे होता है उसको चित्र के माध्यम से अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे किसी का ईसोफेगस में सिर्फ और सिर्फ भोजन जाता है, कहां पे, स्टमक में जाता है। कहां पे जाएगा, स्टमक में जाएगा, पेट में जाएगा। और पेट में भी आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, पेट में भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। ठीक है, पेट में तीसरा, जैसे पेट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। किसमें डिवाइड किया गया है, कार्डियक में, फंडिक में और पाइलोरिक में डिवाइड किया गया है। तो जो आपका पाइलोरिक पार्ट है उसमें पाई जाती हैं जठर ग्रंथियां। क्या पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियों से निकलता है रेनिन और पेप्सिन। क्या निकलता है, रेनिन और पेप्सिन। ये सब पढ़ाएंगे, ये सिर्फ अभी थोड़ी सी स्ट्रक्चर, थोड़ी सी हम क्या करते हैं, पिक्चर बना रहे हैं कि आपको समझ में आने लगे। तो रेनिन और पेप्सिन निकलता है। रेनिन और पेप्सिन दोनों एंजाइम हैं। रेनिन क्या करता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टाई प्रकार का काम करता है, यानी लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, लैक्टिक एसिड में। किसको कन्वर्ट करेगा, जिसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा, दूध में। यानी दूध का पाचन अगर पूछा जाए तो आमाशय के तीसरे पार्ट में होता है, जिसे पाइलोरिक ग्रंथि बोला जाता है, जिसे पाइलोरिक पार्ट बोला जाता है। और यहां पे पाई जाती है आपके जठर ग्रंथि। कौन सी, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, जिसे जठर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यहां पे रेनिन और पेप्सिन 2 प्रकार के एंजाइम, रेनिन और पेप्सिन 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। रेनिन क्या करता है, आपके दूध का पाचन करता है, और पेप्सिन में प्रोटीन का पाचन होता है। यानी आपके पेट में भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हो रहा है। तो आपका पहली बार पाचन कार्बोहाइड्रेट का कहां पे हुआ है, मुख गुहा में हुआ है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां पे हुआ, मुख गुहा में हुआ है। फिर आपका जो भोजन है, भोजन किस में आ जाता है, छोटी आंत में आ जाता है। किस में आ जाता है, छोटी आंत में। जैसे ही आया ये भोजन उठ के कहां पे आया, छोटी आंत में आया। यहां से छोटी आंत, जो आपको ये पूरा दिख रहा है रेड कलर से, ये क्या है, छोटी आंत है। क्या है ये, छोटी आंत है। क्या है बच्चे, ये छोटी आंत है। ये क्या है, छोटी आंत है। अब छोटी आंत में जैसे ही भोजन आया, आपके पैंक्रियाज यानी अग्नाशय, अग्नाशय में पाया जाता है क्या, अग्नाशय में 3 प्रकार के अग्नाशयी रस निकलते हैं। 3 प्रकार के अग्नाशयी रस निकलते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। कौन कौन से, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो आपका जो लाइपेज है ये वसा का पाचन करता है, ट्रिप्सिन जो है आपका प्रोटीन का पाचन करता है, और ये बीच में ए बच गया, ए किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा बच्चे, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। कौन पाचन करेगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन, एमाइलेज। आपको रट्टा मार के बैठना है कि एमाइलेज के माध्यम से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो पहली बार आपको एमाइलेज कहां पे मिला है, मुख गुहा में मिला है। कहां पे मिला है, मुख गुहा में मिला है पहली बार एमाइलेज। और ये वाला एमाइलेज किससे निकला है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड से निकला है। किससे निकला रहा है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड से निकला है, यानी दोनों जबड़ों के बीच से निकला है। किससे निकला है, दोनों जबड़ों के बीच से निकला है। दूसरी बार जो एमाइलेज मिला, दूसरी बार जो एमाइलेज मिला है, ये कहां से निकल के आ रहा है, आपका स्टमक से निकल के, ये किससे निकल के आ रहा है, आपका पैंक्रियाज से निकल के आ रहा है, अग्नाशय से निकल के आ रहा है। किससे निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। यानी इन तीनों को, LAT को क्या बोला जाता है, अग्नाशयी रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अग्नाशयी रस कहा जाता है। इन तीनों को क्या कहा जाता है, अग्नाशयी रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, अग्नाशयी रस कहा जाता है। और इसी को पूर्ण पाचक रस के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस। क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस। इसी को, अग्नाशयी रस को ही पूर्ण पाचक रस के नाम से जाना जाता है। पूर्ण पाचक रस, पूर्ण पाचक रस के नाम से जाना जाता है। पूर्ण पाचक रस के नाम से जाना जाता है, इसको ही पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। यानी आपका जो भोजन का पाचन है 2 जगह कंप्लीट हो गया, 2 जगह आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ। लेकिन अभी भी पॉलीसैकेराइड्स में ये टूटा हुआ है। पहले था डाइसैकेराइड्स में, डाइसैकेराइड से ये पॉलीसैकेराइड में टूट चुका है। अब पॉलीसैकेराइड में जैसे ही टूटा, इसका पाचन और जगह होगा। जैसे ही पॉलीसैकेराइड्स में टूटेगा, ये किस में टूट के आएगा, आपका लैक्टोज में आएगा,
माल्टोज में आएगा और सुक्रोज में आएगा। आपका जब पॉलीसैकेराइड्स में टूटेगा तो पॉलीसैकेराइड्स क्या कहला जाएंगे आपके, पॉलीसैकेराइड्स कहला जाएंगे आपके, क्या क्या आएगा इसमें, आपका पहला बनेगा लैक्टोज, क्या बनेगा, लैक्टोज, लैक्टोज में टूट के आएगा। दूसरा किस में टूटेगा, माल्टोज में टूटेगा, किस में टूटेगा, माल्टोज में टूटेगा। और तीसरा आपका किस में टूटेगा, सुक्रोज में टूटेगा, किस में टूटेगा, सुक्रोज में टूटेगा। इनमें टूट के आएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज में टूटेगा। यानी 3 जगह टूट रहा है, 3 पार्ट में टूट रहा है, पॉलीसैकेराइड्स में अलग अलग टूट रहा है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स था, इसको डाइसैकेराइड्स या मोनोसैकेराइड्स में तोड़ा जा रहा है। अब इनका पाचन, इनका भी पाचन अलग अलग होगा, तो इनका पाचन भी अलग अलग होगा। किसमें, जैसे आपकी छोटी आंत, जो छोटी आंत है, छोटी आंत को 3 भागों में विभाजित किया गया है, छोटी आंत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, आपका पहला होता है, पहला पार्ट होता है डेडुनम, फिर दूसरा जेजुनम, तीसरा होता है इलियम। कौन कौन सा, डेडुनम होता है, पहला आपका डेडुनम है, डेडुनम, दूसरा पार्ट है आपका जेजुनम और तीसरा पार्ट है इलियम, जेजुनम और तीसरा पार्ट आपका होता है इलियम। कौन सा होता है, इलियम होता है, इलियम होता है। ये आपकी छोटी आंत के पार्ट है, 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है छोटी आंत को। ठीक है, तो जो आपके छोटी आंत का पहला भाग था, इसमें आपके अग्नाशयी रस निकल आए, कौन कौन से, LAT, ये 3 निकल आए। इसमें भी आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ है। ए जो है ये एमाइलेज है, क्या है, एमाइलेज, L लाइपेज है और ट्री आपका ट्रिप्सिन है। यानी तीनों का पाचन अलग अलग होने लगा। अब आपका जो इलियम वाला पार्ट है, इलियम वाला भाग है, इसमें आपके 5 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। कितने एंजाइम निकलते हैं, 5 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन सा, पहला पाया जाता है इरेप्सिन, पहला क्या पाया जाता है, इरेप्सिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है पहले बेटा, इरेप्सिन पाया जाता है, सबसे पहले इरेप्सिन पाया जाता है। दूसरा पाया जाता है आपका लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज, माल्टेज, लैक्टेज पाया जाता है, लैक्टेज, माल्टेज, माल्टेज, माल्टेज। फिर पाया जाता है आपका सुक्रेज, सुक्रेज और इसके बाद पाया जाता है लाइपेज। क्या पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है। यानी आपका इरेप्सिन, इरेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करेगा। इरेप्सिन किसका पाचन करेगा, इरेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। इरेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा और लाइपेज जो है ये करेगा आपका वसा का पाचन। किसका पाचन करेगा, वसा का पाचन करेगा। लाइपेज किसका पाचन करेगा, वसा का पाचन करेगा। और ये जो आपके 3 बचे, लैक्टेज, माल्टेज और सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज और सुक्रेज किसका पाचन करेंगे, लैक्टेज पाचन करेगा लैक्टोज का, माल्टेज पाचन करेगा माल्टोज का और सुक्रेज पाचन करेगा सुक्रोज का। यानी ये तीनों अलग अलग पाचन करेंगे। यहां से आपका कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से पचित हो जाएगा, पूरा कार्बोहाइड्रेट पच जाएगा। यही पूरी थ्योरी आगे आपको समझाई गई है। तो मैंने एक सीधा थोड़ी सी ट्रेलर टाइप का दिखाया कि इसका पाचन किस तरीके से होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कितनी जगह होता है। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कितनी जगह होता है, तो 3 जगह होता है। सबसे पहले आपका मुख गुहा में होगा, मुख गुहा में निकलेगा एमाइलेज, किससे निकलेगा, आपके सब मैक्सिलरी ग्लैंड से निकलेगा। किससे निकलेगा, सब मैक्सिलरी ग्लैंड से निकलेगा और आपका कार्बोहाइड्रेट पचेगा। ठीक है, ये आपका कुछ भागों में टूटेगा, यानी स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। किसमें कन्वर्ट कर रहा है, माल्टोज। और माल्टोज जाके कहां पचेगा, फिर आपके यहां पे माल्टेज से माल्टोज पचेगा, माल्टेज से आपका माल्टोज पचेगा। फिर आपका छोटी आंत के पहले भाग जिसे डेडुनम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डेडुनम कहा जाता है, इसमें इसका पाचन होगा। डेडुनम में आपका एमाइलेज पाचन करेगा, किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करेगा। तो वो कई भागों में टूट जाएगा, लैक्टेज, माल्टेज और सुक्रेज, ये फिर आगे पाचन करेंगे कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से पच के कहां जाएगा, लीवर में जाएगा। कहां पे जाएगा, लीवर यानी यकृत में जाएगा। और यकृत उसे ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में संरक्षित कर लेगा और धीरे धीरे आपके ब्लड में सर्कुलेट करना चालू करेगा, जिससे आपको ऊर्जा की प्राप्ति होगी। क्या होगी, ऊर्जा की प्राप्ति होगी।
इस तरीके से आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो आइए देखते हैं, अब विस्तार से देखते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब पूरा विस्तार से देखते हैं। ट्रेलर तो समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हो रहा था। अब देखो यहां पे लिखा है कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में, मुंह में। कहां पे? कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में ही होता है। मैंने बताया ना कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां पे होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में लार द्वारा एमाइलेज, लार एमाइलेज, एमाइलेज क्या है? एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। एमाइलेज द्वारा शुरू होता है और स्टार्च को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? स्टार्च को तोड़ता है। किसको तोड़ेगा? स्टार्च को तोड़ेगा। फिर दूसरी बार कहां पे होता है? छोटी आंत में। कहां पे? छोटी आंत में एंजाइमों द्वारा। कौन सा एंजाइम? लाइपेज ही, अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम। लाइपेज द्वारा डाइसैकेराइड्स और स्टार्च को मोनोसैकेराइड्स, यानी अलग अलग। डाइसैकेराइड्स क्या है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स डबल होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या है? आपकी संयुक्त सैकेराइड्स हैं, यानी वो एक जटिल संरचना है। और मोनोसैकेराइड्स क्या है? सरल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 ही है। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है, जिन्हें रक्त में अवशोषित किया जाता है, रक्त में अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, स्टार्च को कुछ एंजाइमेटिक पाचन मुख में होता है। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका। कहां पे होगा? मुख में होगा। जो लार एमाइलेज नामक एंजाइम, एमाइलेज नामक एंजाइम, कौन सा एंजाइम? एमाइलेज नामक एंजाइम के द्वारा होता है। यह एंजाइम स्टार्च की लंबी ग्लूकोज श्रृंखलाओं को छोटी छोटी श्रृंखलाओं में तोड़ना शुरू कर देता है, जिनमें कुछ मात्रा में माल्टोज, स्टार्च का पाचन माल्टोज होता है। सबसे पहली आपको ये जो पूरी थ्योरी दी गई है, इसका सारांश क्या है? आपका स्टार्च कन्वर्ट किस में होता है? स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है बेटा माल्टोज में। किस में? माल्टोज में। और कहां पे होता है ये? मुख गुहा में होता है, मुख में होता है, मुंह में हो जाता है। कहां पे हो जाता है? मुंह में हो जाता है। किसके द्वारा होता है? एमाइलेज एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा? एमाइलेज एंजाइम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एमाइलेज एंजाइम के द्वारा होता है। कहीं कहीं पे इस पे मुख गुहा में निकलने वाला एंजाइम टाइलिन ले लिया जाता है। तो अगर एमाइलेज ना दिखे तो टाइलिन आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एमाइलेज की जगह टाइलिन भी मुख गुहा को बोला जाता है कि मुख गुहा में टाइलिन के द्वारा पाचन होता है। फिर एमाइलेज आपका छोटी आंत के पहले पार्ट में और तीसरे पार्ट में दोनों जगह एमाइलेज ही निकलता है, एमाइलेज ही रिलीज होता है। तो आपको इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी कोई संशय नहीं रखना है। क्लियर? फिर आपका आएगा, क्या आएगा बेटा? फिर जब देखो यहां पे स्टार्च का पाचन आपको चित्र के माध्यम से भी बनाया गया है कि कार्बोहाइड्रेट पूरा एक जटिल संरचना थी, इसमें स्टार्च का पाचन हो रहा है। किसका पाचन हो रहा है? स्टार्च का पाचन हो रहा है स्लाइबरी एमाइलेज के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है? एमाइलेज के द्वारा। इसको याद रखना है, कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज है। इसको कई भागों में तोड़ दिया और जो जिसमें डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड कहलाता है आपका माल्टोज। क्या कहलाता है? डाइसैकेराइड आपका माल्टोज कहलाता है। बाकी जिसमें 2 से ज्यादा अणु हैं, जिसमें 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर है, वो पॉलीसैकेराइड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉलीसैकेराइड्स कहलाएगा। यानी पहली बार पाचन के बाद क्या मिला है आपको? माल्टोज मिला है। क्या मिला है बच्चे? माल्टोज मिला हुआ है। क्या मिला है? माल्टोज मिला है। ठीक है, फिर आ जाता है सीधे पेट। अब क्या है? पेट में आया, जब मैंने बताया कि पेट में भोजन आता है, पेट में मिलता है HCl। क्या मिलता है? HCl। लार जो होता है आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। लार कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। और जैसे ही पेट में भोजन आया, जिस प्रकार से पेट में भोजन आया, पेट में भोजन आते ही आपका निकलता है पेट के अंदर HCl अम्ल। क्या निकलता है? HCl अम्ल निकलता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। क्या निकलता है? HCl अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है। पहली बात, भोजन को क्या करता है? अम्लीय बना देता है। और दूसरी बात, भोजन के एंजाइम की क्रिया को तेज कर देता है। पेट में जैसे आएगा आपके एंजाइम्स की क्रिया कम होगी, लेकिन HCl जैसे ही मिलेगा आपकी पाचन की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। लेकिन पेट में किसी भी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। पेट में कम पीएच लार, कम पीएच, कितना पीएच होता है लार का? लार का पीएच मान होता है, आपको ध्यान रखना है, लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान होता है
आपका क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी 7 से ज्यादा होगा। कितना होगा? 7 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, लार का जो पीएच होता है ये कितना होगा? 7 से ऊपर होगा। ये एक क्षारीय वर्णक है। किस प्रकार का है? क्षारीय प्रकृति का है। क्षारीय प्रकृति का है आपका लार। अगर अम्लीय हो जाएगा तो दांतों का क्षरण चालू हो जाएगा। एमाइलेज को निष्क्रिय कर देता है, इसलिए पेट में पहुंचने के बाद यह काम नहीं करता। हालांकि पेट में यांत्रिक पाचन अधिक होता है। यांत्रिक पाचन क्या है कि जैसे आपका उसमें वो लगा रहता है। पेट का जो सेकंड स्ट्रक्चर है, जैसे यहां से आप देखोगे इस प्रकार से आपका स्टमक बना हुआ है। इस प्रकार से स्टमक बना हुआ है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसे 3 भागों में। पहला कहलाता है आपका कार्डियक। पहला क्या कहलाएगा? कार्डियक कहलाएगा। पहला स्ट्रक्चर क्या है? कार्डियक। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है आपका? ये कहलाता है फंडिक। क्या कहलाएगा? ये फंडिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फंडिक कहलाएगा। और जो तीसरा रहता है इसे कहते हैं पाइलोरिक। इसे क्या कहते हैं? पाइलोरिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? पाइलोरिक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पाइलोरिक कहा जाता है। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक 3 प्रकार के आपके स्ट्रक्चर हैं। अब यहां पे भोजन आया, कहां पे आएगा? सबसे पहले भोजन आपके कार्डियक में आएगा, इसमें आएगा। ठीक है, और इसमें आके मिलेगा HCl। क्या मिलेगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहां पे भोजन का पाचन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मिक्सिंग होती है। इनको मिक्स किया जाता है। फिर यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है, इस प्रकार से खड़ी संरचना पाई जाती है। जैसे घर में मिक्सी होती है, मिक्सी में सब कुछ डाल दो और मिक्सी चला दो, सब इकट्ठा मिल जाते हैं। तो ये भोजन इसमें आता है आधे घंटे बाद। जब तक इसमें रहेगा आपसे बोला जाता है पानी भी ना पियो। पानी पीना मना किया जाता है कि आधे घंटे तक पानी ना पियो। फिर आपका भोजन आता है सेकंड पार्ट में, जिसे कहा जाता है फंडिक। क्या कहा जाता है? फंडिक कहा जाता है। फंडिक में भोजन आपका रहता है 2 से ढाई घंटे। 2 से ढाई घंटे भोजन रहता है, यानी पूरा भोजन को मिक्स करने का काम करता है। भोजन को मिक्स करने का काम करता है, यानी यहाँ पे पचता नहीं है, सिर्फ मिक्सिंग चल रही है। फिर आपका जो पाचन थोड़ी बहुत होता है, ये थर्ड पार्ट में होता है। यहाँ पे पाई जाती है क्या? जठर ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिसके द्वारा दूध का पाचन होता है और उसका प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। किसमें? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है, यानी प्रोटीन का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन इसमें भी नहीं होता। यानी अधिकांश कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां पे होता है? छोटी आंत में होता है। अधिकांश कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां पे होता है बच्चे? अधिकांश कार्बोहाइड्रेट का पाचन छोटी आंत में होता है, जिसे क्या क्या नाम दिया गया है? छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। पहला कौन सा पार्ट है? डेडुनम है, दूसरा है आपका जेजुनम और तीसरा है आपका इलियम। 3 भागों में बांटा गया है। डेडुनम, जेजुनम और इलियम 3 भागों में बांटा गया है। तो पहले भाग में आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, फिर आपके जो लास्ट पार्ट है जिसमें मोनोसैकेराइड्स का पाचन होगा। किसका पाचन होगा? मोनोसैकेराइड्स का पाचन होता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है आपका कि अधिकांश कार्बोहाइड्रेट पाचन छोटी आंत में होता है। एंजाइमों के एक समूह की बदौलत अग्नाशयी एमाइलेज, इन्हें क्या कहा जाता है? LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, इन्हें क्या कहा जाता है? अग्नाशयी रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्नाशयी रस कहा जाता है। पैंक्रियाज एंजाइम कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? पैंक्रियाज एंजाइम कहलाते हैं। इनके माध्यम से होता है। ठीक है, जिनमें स्टार्च को छोटे छोटे ऑलिगोसैकेराइड्स, जिनमें से 3 से 10 ग्लूकोज अणु होते हैं, माल्टोज में तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है? माल्टोज में तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है बच्चे? माल्टोज में तोड़ देता है। इसको ध्यान रखना है। क्लियर? अब ये माल्टोज ओल्टोज का सबका पाचन किसमें होगा? छोटी आंत के तीसरे भाग में होगा। किसमें होगा? छोटी आंत के तीसरे भाग में होगा। ये पूरी संरचना आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, यह पहला कौन सा था जहां पे आपका पाचन हुआ? पहला आपका था आपका स्लाइवरी एमाइलेज। कौन सा था? स्लाइवरी एमाइलेज था। कौन सा था? स्लाइवरी एमाइलेज था। पहला जो था वो था स्लाइवरी एमाइलेज था। आपका जो दूसरा है ये क्या है? पैंक्रियाज एमाइलेज। पहला जो आपका मुख में मिला था उसे क्या कहा गया? स्लाइवरी आपका एमाइलेज कहा गया। क्या कहा गया? स्लाइवरी एमाइलेज कहा गया। ठीक है, एमाइलेज कहा गया था। दूसरा आपका पैंक्रियाज भी तोड़ रहा है।
पैंक्रियाज भी तोड़ रहा है। पैंक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम्स भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, जब ये बात आपको ध्यान रहेगी, एक एक पिक्चर आपकी क्लियर होती रहेगी, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपके क्वेश्चन कहीं पे गलत होंगे। फिर आपका जो थर्ड पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन छोटी आंत के तीसरे भाग में भी होता है। कार्बोहाइड्रेट का बाकी पाचन एंट्रोसाइट्स द्वारा उत्पादित एंजाइमों के द्वारा होता है, एंजाइमों के द्वारा होता है। ठीक है, एंजाइमों के द्वारा होता है। छोटी आंत की परत वाली कोशिकाएं, छोटी आंत की परत वाली कोशिकाएं जब आपके पिज्जा, ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पिज्जा हो गया, जो आपके फास्ट फूड होते हैं, को पचाने की बात आती है, तो ये एंजाइम पाचन की प्रक्रिया में बनने वाले माल्टोज, पनीर से बनने वाले लैक्टोज, लैक्टोज किसमें होगा? जो दूध से बने हुए प्रोडक्ट होंगे उनमें लैक्टोज होगा, लैक्टोज, और सांस में मौजूद सुक्रोज को तोड़ देते हैं। ठीक है, ये कहां पे होता है? इलियम भाग में होता है। किसमें होता है? छोटी आंत का जो तीसरा पार्ट है, जिसे क्या कहा जाता है? इलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? इलियम कहा जाता है, उसमें होता है। माल्टोज को माल्टेज द्वारा पचाया जाता है। इलियम में मैंने बताया कि 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। कितने प्रकार के एंजाइम निकलते हैं? 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से? माल्टेज, पहला कौन सा है? माल्टेज है। दूसरा कौन सा है? लैक्टेज है। माल्टेज हो गया, लैक्टेज हो गया और सुक्रेज हो गया। तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका? सुक्रेज हो जाएगा। ये तीनों निकलते हैं छोटी आंत के तीसरे भाग में। ये तीनों पाए जाते हैं कहां पे? छोटी आंत के तीसरे भाग में, जिसे क्या कहा जाता है? माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज कहा जाता है। ये तीनों ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। तो माल्टेज किसका पाचन करेगा? माल्टोज का पाचन कौन करेगा? माल्टेज द्वारा किया जाता है, जिससे 2 ग्लूकोज के अणु बनते हैं। वो डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड माल्टोज है, और माल्टेज आपका क्या है? मोनोसैकेराइड है। लैक्टोज को लैक्टेज द्वारा पचाया जाता है, जिससे ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनते हैं। क्या बनते हैं? ग्लूकोज बनता है और गैलेक्टोज बनता है। ठीक है, फिर माल्टोज, अब देखो माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूटता है। माल्टोज टूटेगा 2 ग्लूकोज अणुओं में। याद रखना है, माल्टोज कितने में टूटेगा? 2 ग्लूकोज में टूटेगा। माल्टोज का पाचन होगा तो 2 ग्लूकोज के अणु प्राप्त होंगे। लैक्टोज का पाचन होगा तो 1 ग्लूकोज मिलेगा और 1 गैलेक्टोज मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 ग्लूकोज मिलेगा और 1 गैलेक्टोज मिलेगा। इनको याद रखना है बच्चे, इन सब को याद रखना है। और जब सुक्रोज को सुक्रेज द्वारा पचाया जाता है, तो सुक्रेज से मिलता है आपका बेटा, सुक्रेज से मिलेगा आपका ग्लूकोज और क्या मिलेगा? फ्रक्टोज मिलेगा। क्या मिलेगा? सुक्रेज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। तो इसको याद कैसे रखना है? इसको याद कैसे रखना है? MgG। क्या रखना है? MgG। माल्टेज से क्या मिलता है? MgG। क्या याद रखना है आपको? आपको याद रखना है इसे MgG, यानी माल्टोज से ग्लूकोज और ग्लूकोज। माल्टोज डाइसैकेराइड है, इसको मोनोसैकेराइड्स में तोड़ा जा रहा है, यानी 2 अलग अलग अणुओं में तोड़ा जा रहा है, तो 1 ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज के 2 अणु मिल जाएंगे। MgG। फिर आता है लैक्टोज। लैक्टोज से क्या टूटेगा? लैक्टोज से मिलेगा G और ग्लूकोज मिलेगा और G गैलेक्टोज मिलेगा। इसको ऐसे याद रखना, Gl से GGl, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। क्या मिलेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और आपके सुक्रोज से क्या मिलेगा? GF मिलेगी। क्या मिलेगी? GF, गर्लफ्रेंड मिलेगी सुक्रोज को, सुबोध को। ठीक है, सुबोध को GF मिलेगी, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। तो MgG, SGF, S को मिलेगी, GF मिलेगी, और आपका मिलेगा थर्ड जो होगा, तो तीसरा होगा लैक्टोज। लैक्टोज से क्या मिलेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। लैक्टोज, तो ग्लूकोज तो तीनों में है, ग्लूकोज तो आपके तीनों में पाया जा रहा है, इसमें भी पाया जा रहा है, इसमें भी पाया जा रहा है, इसमें भी पाया जा रहा है। ग्लूकोज तीनों जगह ग्लूकोज पाया जा रहा है, लेकिन एक में ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज पाया जा रहा है। इनको याद रखना है। तो आप एक बार फिर से बोलो कि माल्टोज में GG मिलेगा, माल्टोज में
जीजी मिल जाएगा यानी ग्लूकोज और ग्लूकोज मिल जाएगा। सुक्रोज में आपको जीएफ मिल जाएगी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाएगा। जबकि लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्लूकोज में आपके लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट्स के अपघटित या अपघटन के बाद क्या मिलता है। अगर आपसे पूछ लेगा कि माल्टोज के अपघटन के बाद क्या मिलता है, तो आप तुरंत, आपको आंसर होना चाहिए, आप तुरंत बता देंगे कि क्या मिलेगा, जीजी मिलेगा। लैक्टोज के पाचन के बाद क्या मिलेगा, आप तुरंत बताओगे कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा। और सुक्रोज के पाचन के बाद क्या मिलेगा, आप तुरंत बता ले जाओगे कि जीएफ मिलेगी यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। इस तरीके से आपके ग्लूकोज का पाचन होता है। अब इसको और अच्छे से स्ट्रक्चर से देखते हैं कि इनका पाचन कैसे होता है। अब देखो यहां पे है ना सुक्रोज, सुक्रोज को क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। सुक्रोज को क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिल जाएगा और फ्रक्टोज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज को आपको ग्लूकोज मिलेगा और फ्रक्टोज मिल जाएगा। क्लियर है, इतना डन है ना। यानी आपसे ये पूछ लेगा कि इनके पाचन के बाद ये जो मोनोसैकेराइड्स में जो डाइसैकेराइड्स है, जब मोनोसैकेराइड्स में टूटेगा तो कौन सा मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होगा। तो एक बार आप फिर से पढ़ो कि माल्टोज में क्या है, ग्लूकोज और ग्लूकोज है। लैक्टोज में क्या है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज है। और सुक्रोज में क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है। डन है ना, इतना क्लियर। अब जब ये क्लियर हो गया है तो आगे की कहानी देखो, आगे क्या है। यदि आपका पेट मान लो पचाने से मना कर रहा है कि हम नहीं पचाएंगे, हम पचाएंगे ही नहीं, जाओ जो करना है कर लो। जब नहीं पचाएंगे तो क्या होगा, मान लो लैक्टोज नहीं पच रहा है, लैक्टोज मान लो आपका नहीं पच रहा है, तो नहीं पचेगा तो कहां पे जाएगा, आपके बड़ी आंत में जाएगा। और बड़ी आंत में भोजन के किसी भी प्रोडक्ट का पाचन नहीं होता, किसी भी भोज्य पदार्थ का पाचन बड़ी आंत में नहीं होता। यानी अगर भोजन का पाचन पूछा जाए कि शुरू कहां से होता है, मुख गुहा से होता है, और भोजन का पाचन खत्म कहां से होता है, तो छोटी आंत में खत्म हो जाता है। और अगर छोटी आंत भी ऑप्शन में नहीं है तो छोटी आंत का तीसरा भाग जो कहलाता है, छोटी आंत का तीसरा भाग इलियम, इलियम में पूरी तरह से भोजन का पाचन हो जाता है। और इसके बाद जो नहीं पच रहा है वो अपच होगा और बड़ी आंत में जाएगा। कहां जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। अब मान लो लैक्टोज या मान लो आप लैक्टोज चला गया कहां पे, बड़ी आंत में, क्योंकि लैक्टोज को पचाने के लिए लैक्टेज चाहिए, लैक्टेज एंजाइम चाहिए। मान लो नहीं पचा, ये चला गया बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में जाएगा तो सड़ेगा, क्योंकि वहां पाचन तो होना नहीं है। पूरी तरह से पचा होता तो आपके जो वहां पे बैक्टीरियाज होते हैं उसका अवशोषण कर लेते, पानी का अवशोषण करके उसको काइम बना के, मल बना के बाहर भेज देते, मल परित्याग हो जाता। लेकिन वो पूरी तरह से पचा ही नहीं है, वही आपका गैस बनाना चालू करता है, वही आपका दस्त का कारण बनता है, वही पेट खराब का कारण बनता है, जो नहीं पच पाता। आपका मान लो लैक्टोज नहीं पचा, फ्रक्टोज नहीं पचा, ये नहीं पचे, सुक्रोज नहीं पचा, माल्टोज नहीं पचा, यही आपके जाके आगे दिक्कत खड़ी करते हैं। तो जो सरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वही ज्यादा दिक्कत करते हैं, क्योंकि आपके कठिन कार्बोहाइड्रेट्स का तो पाचन हो जाता है, जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका तो पाचन हो जाता है। तो अगर पूछा जाए कि शरीर के लिए अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं, जटिल की खराब, सरल वाले, जटिल वाले सही हैं कि सरल वाले सही हैं, तो आपको बताना है कि जटिल वाले कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए सही होते हैं, सरल वाले हमारे लिए सही नहीं होते हैं। क्लियर। अब देखो वही कहानी पूरी लिखी गई है कि यदि कोई व्यक्ति लैक्टोज के लिए असहिष्णु है, असहिष्णु का मतलब है कि उसका पाचन उस व्यक्ति के पेट में नहीं हो रहा है, और जब पाचन नहीं हो रहा है तो पचाने के लैक्टोज एंजाइम नहीं बन पा रहा है, तो ये बड़ी आंत में चला जाता है। कहां चला जाता है, लैक्टोज बड़ी आंत में चला जाता है। कहां चला जाएगा बेटा, बड़ी आंत में चला जाएगा। अब बड़ी आंत में जैसे ही गया, यहां परासरण द्वारा पानी खींचता है, परासरण यानी बड़ी आंत में क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है, पानी पूरी तरह से खींच लिया जाता है, क्योंकि पूरा पानी भरा हुआ है उसमें। अब उसको खींच लेगा तब ना मल का रूप ले लेगा, और बैक्टीरिया द्वारा किण्वित हो जाता है, यानी फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है, फर्मेंटेशन होता है, जिससे पेट फूलना, सूजना, दस्त जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। यानी आपका लैक्टोज अगर नहीं पचेगा, लैक्टोज नहीं पच रहा है, लैक्टोज है क्या, लैक्टोज है दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं
इसमें सब में लैक्टोज पाया जा रहा है। आप खा लो पनीर, पनीर हाउ के खा लो और सो नहीं, जैसे कोई बारात वारात में गए हो तो पनीर खा लिए, दूसरे दिन जिनको नहीं पच रहा होता है दस्त चालू हो जाता है, उल्टी चालू हो जाती है, यानी लैक्टोज सही से, लैक्टेज आपका एंजाइम सही से रिलीज नहीं हो रहा है। किसका रिलीज नहीं हो रहा है? लैक्टेज का रिलीज नहीं हो रहा है। तो आपको ये वाली पूरी कहानी व्यवस्थित तरीके से समझ में आई गई होगी। अब देखो, इन्हें अब छोटी आंत के एंट्रोसाइट्स के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। किन्हें? सुक्रोज, ग्लूकोज और माल्टोज को। किसको किसको? सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज को अवशोषित किया जाता है, यानी पचाया जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट के पाचन, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट के पाचन और अवशोषण को नीचे एक बहुत ही सरलीकृत योजना में दर्शाया गया है, कुछ बताया गया है नीचे। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, क्योंकि आपको पूरा स्ट्रक्चर तो हम दिखा ही दिए हैं, पूरा स्ट्रक्चर आपको बता ही दिया गया है। यहां पे आपके थे ये आपका, ये छोटी आंत में पाचन हो रहा था, माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज में, लैक्टोज का ग्लूकोज और गैलेक्टोज में हो रहा था। फिर आपका पाचन जब बदल रहा था, सुक्रोज बदल रहा था आपका ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में बदल रहा था। ये आपकी पूरी छोटी आंत की प्रोसेस है। किसकी आंत की प्रोसेस? छोटी आंत की प्रोसेस है। इस तरीके से पूरा छोटी आंत में इसका पाचन हो जाता है। अब बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में आपका अगर अवशोषण, पाचन सही से नहीं हुआ तो अवशोषण नहीं हो पाएगा, अवशोषण नहीं होगा तो बड़ी आंत में गैस, दस्त, उल्टी की समस्या बनना चालू हो जाएगी। ठीक है, अब जो किण्वन से लघु श्रृंखला फैटी एसिड भी बनते हैं। फैटी एसिड यानी बसा बनता है, जिनका उपयोग हमारी बड़ी आंत की कोशिकाओं में ऊर्जा के रूप में किया जाता है, ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। ठीक है, उनका अवशोषण होता है। उनका माइक्रोबायोटा हमारे स्वास्थ्य के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण बनते हैं, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रक्रिया यानी इम्यून सिस्टम, पोषण और बीमारी के जोखिम के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी फैटी एसिड्स, आपके लिपिड्स जो पाए जाते हैं, उनके बारे में बताया गया है। फिर जो आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन है, जैसे ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, ये कहां पे जाएगा? मैंने क्या बताया, ये जाएगा यकृत में। कहां पे जाएगा? लीवर में जाएगा। लीवर में जाएगा, सीधा लीवर में जाता है। ये नहीं कि आपकी कोशिकाओं में चला जाए, रक्त में चला जाए, ऐसा नहीं। वो लीवर में जाएगा और लीवर उसको ट्रांसफर करता है रक्त में। किसमें ट्रांसफर करता है? रक्त में ट्रांसफर करता है। किसको? कार्बोहाइड्रेट को। किसे करता है रक्त में ट्रांसफर? कार्बोहाइड्रेट में करता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में इनका पाचन होता है। अब यहां पे देखो कि जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था वो कैसे हुआ था। तो जैसे हमने बताया कि सबसे पहले कहां पे होगा? मुख गुहा में होगा। किस में होगा? सबसे पहले मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। कहां पे होगा? माउथ में होगा। जो आपकी स्लाइवरी एमाइलेज है, कौन सी? स्लाइवरी एमाइलेज है, लार एंजाइम स्लाइवरी एमाइलेज है, उसमें पाचन होगा। फिर आपके पेट में मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, छोटी आंत में होता है, जिन्हें अग्नाशयी रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें अग्नाशयी रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्नाशयी रस कहा जाता है। इसमें पाचन होता है। ठीक है, फिर आपके बड़ी आंत यानी छोटी आंत के तीसरे पार्ट इलियम में भी होता है। तो छोटी आंत की दो जगह होता है, डेडुनम में और इलियम में होता है। और अवशोषण होता है बड़ी आंत में। इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कहां पे? रक्त में। तो रक्त में जाने से पहले ये पूरे कार्बोहाइड्रेट जाते हैं लीवर में। कहां पे जाएंगे? लीवर में जाएंगे। और लीवर में इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फिर जाके रक्त में पूरा प्रवाहित हो जाते हैं। तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट की पाचन की प्रक्रिया थी, कार्बोहाइड्रेट के पाचन की प्रक्रिया थी। तो मुख्य एंजाइम जिसे स्लाइवरी ग्लैंड कहा गया, जिसका पीएच मान कितना? लगभग आपका क्षारीय होता है, 6.7 से 7 के बीच में होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.7 से 7 के बीच होता है लार का पीएच मान। स्टार्च, मुख्य अभिक्रिया, स्टार्च जो आपका जटिल डाइसैकेराइड्स है। क्या है? डाइसैकेराइड्स है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है। इसका पाचन होगा तो डेक्स्ट्रिन और माल्टोज। आपको ये वाला ऑप्शन रहेगा कि स्टार्च का पाचन होता है तो किसमें कन्वर्ट होता है? माल्टोज। और माल्टोज क्या है? माल्टोज आपका मोनोसैकेराइड नहीं, पॉलीसैकेराइड है। क्या है? पॉलीसैकेराइड है। महत्व, भोजन को पचाने की प्रारंभिक प्रक्रिया कहां से स्टार्ट होती है? मुख गुहा से होती है। कहां से होगी बच्चे? मुख गुहा से होगी। कहां से होगी?
मुख गुहा से होगी। कहां से होगी बेटा? मुख गुहा से होगी। पेट में पाचन, पेट में पाचन मैंने बताया, पेट में पाचन छोटी आंत में होता है। कहां पे होता है? छोटी आंत में होता है। HCl के कारण ये अम्लीय हो जाता है। जैसे ही स्टमक में आया, स्टमक के पहला पार्ट जिसे कार्डियक कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कार्डियक कहा जाता है। वहीं पे HCl रिलीज होता है और वहां पे पूरा भोजन है वो अम्लीय हो जाता है। फिर सेकेंड पार्ट में, जिसे कार्डियक के बाद फंडिक मैंने बताया था, आमाशय के 3 भाग थे। आमाशय के कितने भाग थे? 3 भाग थे बेटा, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो कार्डियक में आपका HCl रिलीज होता है, फंडिक में आपका काइम बनता है। क्या बनता है? काइम का रूप ले लेता है भोजन, पूरा मिक्स होता है, वहां पे 2 से ढाई घंटे भोजन रहता है, फिर जाता है पाइलोरिक में। ठीक है, फिर पेट से निकलकर भोजन एक काइम, क्या कहलाता है? काइम, अग्नाशय और छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। कहां पे? अग्नाशय में नहीं जाता, छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम इसका पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं? भोजन का पाचन करते हैं। ठीक है, फिर ये जैसे अब यहां पे देखो चित्र भी बना है। HCl माउथ, माउथ से पाचन हुआ, फिर स्टमक में गया, स्टमक से गया छोटी आंत में, छोटी आंत से गया आपका इंटेस्टाइन लाइनिंग में, यानी चूषण हो गया, उसका अवशोषण हो गया आपका। ये HCl मिला, HCl इसको प्रोटीज में बदल रहा है, प्रोटीज में एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में ये चला जाता है। इस प्रकार से आपका भोजन का पाचन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत में पाचन, ये मैंने आपको बताए थे। छोटी आंत में पाचन जो होता है, छोटी आंत के जो पाचन है, ठीक है, अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम, अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम के माध्यम से होता है। इसमें से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? आपका LAT निकलता है, और A वाला जो एमाइलेज है, एमाइलेज से भोजन का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किससे? एमाइलेज से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, स्टार्च को तोड़ता है। फिर आपको माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज, ये तीनों आपके निकलते हैं किसमें? ये तीनों निकलते हैं इलियम में। किसमें निकलते हैं? इलियम में निकलते हैं। और इलियम आपका छोटी आंत का पार्ट है, छोटी आंत का तीसरा पार्ट है, छोटी आंत का तीसरा पार्ट है, छोटी आंत का तीसरा पार्ट है। कौन सा पार्ट है बेटा? ये तीसरा पार्ट है आपका इलियम। ठीक है, तो यहां भी आपका पाचन होता है। ठीक है, तो माल्टोज, आपसे यहां फिर से कहा गया, माल्टोज तोड़ता है 2 ग्लूकोज में। माल्टोज को तोड़ेगा माल्टेज, माल्टोज को तोड़ेगा माल्टेज। किस में तोड़ेगा? 2 ग्लूकोज में तोड़ेगा। कितने ग्लूकोज में तोड़ेगा? 2 ग्लूकोज में तोड़ेगा। फिर आपका तोड़ेगा सुक्रेज, सुक्रेज तोड़ेगा आपका सुक्रोज को। किसमें तोड़ेगा? आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ेगा। किसमें तोड़ेगा? ग्लूकोज में तोड़ेगा और फ्रक्टोज में तोड़ेगा। फिर आपका रहेगा लैक्टोज, लैक्टोज किसमें तोड़ेगा? आपका लैक्टोज तोड़ेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ेगा। किसमें तोड़ेगा? ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में तोड़ेगा। इस प्रकार से आपका पूरा पाचन हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेहतरीन तरीके से बिना चार्ट में भी बताया और चार्ट के माध्यम से भी बता दिया है। ठीक है, आपका चार्ट और बिना चार्ट में भी कंप्लीट हो गया है। इसका पीएच मान कितना होता है? पीएच मान यहां पे कितना? 7 से 8 होता है, जो एक प्रकार का क्षारीय वर्णक है। क्या है? क्षारीय वर्णक हो जाएगा। सभी जटिल कार्बोहाइड्रेट अंततः ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में टूट जाते हैं। किसमें टूट जाते हैं? ग्लूकोज में टूट जाता है, फ्रक्टोज में टूट जाता है और गैलेक्टोज में टूट जाते हैं। ये कहलाएंगे आपके मोनोसैकेराइड्स कहलाएंगे। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये आपके क्या कहलाएंगे? आपके मोनोसैकेराइड्स कहलाएंगे। पूरी तरह से मोनोसैकेराइड्स बन जाता है। और ये सब बनते कहां पे हैं? छोटी आंत में टूटते हैं। कहां पे टूटते हैं बेटा? छोटी आंत में ये टूटते हैं। फिर इनका अवशोषण हो जाता है। फिर इनका क्या हो जाएगा? अवशोषण हो जाएगा। इनका अवशोषण होगा। अवशोषण होने के बाद इनका परिवहन होगा। अवशोषण होने के बाद इनका परिवहन होगा। परिवहन कहां पे जाएंगे? ये कहां पे जाएंगे? आपके लीवर में जाएंगे। तो किसके माध्यम से होता है? एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के माध्यम से, यानी सुविधाजनक प्रसार। एक है सक्रिय परिवहन और दूसरा आपका सुविधाजनक प्रवाह। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ठीक है, SGLT1 जिसे कहा जाता है सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर। सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर के माध्यम से
सोडियम के सह प्रवेश से ऊर्जा मिलती है, इसके माध्यम से ऊर्जा मिलेगी। दूसरा है सुविधाजनक प्रसार, GLUT ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5, ठीक है। फ्रक्टोज ये किसके लिए है? आपके जो ग्लूकोज टूटे थे, जो आपके स्टार्च टूटा था, आपका ग्लूकोज में टूटा था, गैलेक्टोज में टूटा था और फ्रक्टोज में टूटा था। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज किस में आएंगे? SGLT फर्स्ट, SGLT1 में आएगा, और फ्रक्टोज किस में आएगा? GLUT5 में आएगा। और एक ऊर्जा रहित यह प्रक्रिया है। कैसी है? ऊर्जा रहित प्रक्रिया है। रक्त प्रवाह में प्रवेश, ये कैसे प्रवेश करते हैं? तो ये कहां पे जाएंगे? सबसे पहले चले जाएंगे यकृत में चले जाएंगे। किस में जाएंगे? यकृत में जाएंगे। कहां पे जाएंगे? आपका ये यकृत में चले जाएंगे। यकृत में फ्रक्टोज और गैलेक्टोज को ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। फ्रक्टोज और गैलेक्टोज को ग्लूकोज में बदल दिया जाता है, ठीक है। किसमें बदल दिया जाता है? ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। फिर से अब ये तुम्हारे शरीर को ऊर्जा देगा। अब ये जो पच के आया है ये तुम्हारे शरीर को ऊर्जा देगा, ठीक है। इससे तुम्हारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होगी। तो आगे की कहानी क्या है? कार्बोहाइड्रेट का चयापचय। कार्बोहाइड्रेट का चयापचय कहां कहां पे होता है? चयापचय का मतलब क्या है? चयापचय दो शब्दों से मिलकर बना है, उपचय और अपचय। किससे मिलकर बना है? चयापचय दो शब्दों से मिलकर बना है, उपचय और अपचय। उपचय से मिलकर बना है और अपचय से मिलकर बना है। उपचय और अपचय इनसे मिलकर बना है। उपचय का मतलब होता है जुड़ना और अपचय का मतलब होता है टूटना। उपचय का मतलब जुड़ना और अपचय का मतलब होता है टूटना। जुड़ना और टूटना इसका मतलब होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कहां पे होती है? आपके कोशिका में होती है। कहां पे होती है? कोशिका के कोशिका द्रव में होती है। कहां पे होती है? कोशिका द्रव में होती है, जिसे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहा जाता है। और एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितने एटीपी बनते हैं? यहां से 2 एटीपी बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 एटीपी बनते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है। याद रखना, यह भी पूछा जा सकता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर आपका ग्लाइकोजन संश्लेषण, जिसे ग्लाइकोलिसिस हमने बोला ना, ग्लाइकोलिसिस होता है। कहां पे होता है? आपका साइटोप्लाज्म में होता है, यकृत और मांसपेशियों में होता है। यानी अतिरिक्त ग्लूकोज का स्टोर कौन करता है? अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है उसे यकृत स्टोर करता है। उसका नाम क्या है? ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में स्टोर करता है? ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में संश्लेषित करता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में संश्लेषित कर लेता है। फिर यही तोड़ता है, यकृत और मांसपेशियां ही ग्लूकोज को तोड़ के ऊर्जा उत्पन्न कर देती हैं। क्या करती हैं? ऊर्जा उत्पन्न कर देती हैं। इससे ऊर्जा मिल जाती है। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है, जिसे क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोनेजेनेसिस कहा जाता है। इससे गैर कार्बोहाइड्रेट स्रोत से ग्लूकोज भी बन जाता है। क्या बन जाता है? जब आपके कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है, तो आपका जो यकृत है, यकृत आपके वसा और प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। किसमें बदल देता है बच्चे? कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। किसमें बदल देता है? कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। यानी कार्बोहाइड्रेट यानी आपका ग्लूकोज में बदल देता है। तो ये वाली जो प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। आपसे पूछा जाएगा ग्लाइकोलिसिस कहां पे होता है? तो साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का भंडारण कहां पे होता है? यकृत में होता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता कौन है? यानी ऊर्जा के रूप में कौन तोड़ता है? तो यकृत तोड़ता है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिससे गैर कार्बोहाइड्रेट पदार्थों से कार्बोहाइड्रेट को बनाया जाता है, यह भी कहां होता है? आपके लीवर में होता है। कहां पे होता है? लीवर में ही होता है। तो इस प्रकार से आपका कार्बोहाइड्रेट जो था, आपको व्यवस्थित तरीके से समझ में आया होगा। आपको कार्बोहाइड्रेट पूरा व्यवस्थित तरीके से समझ में आया होगा। तो कार्बोहाइड्रेट करता क्या है? बेसिकली आप पूछोगे कार्बोहाइड्रेट सर करता क्या है? आपने जो कहानी इतनी पिक्चर बनाई
तो कार्बोहाइड्रेट का कुछ तो काम होगा, कुछ तो करता होगा। तो करता क्या है? ये क्या करता है? एनर्जी का सोर्स है। क्या है ये? एनर्जी का सोर्स है। जैसे मैं बोल रहा हूं, बार बार बातें कर रहा हूं आपसे, आप बैठ के पढ़ रहे हो, ये कहां से आ रही है? आपके ग्लूकोज के एनर्जी से ही आ रही है। तो ये एक ग्लूकोज क्या है? आपके एनर्जी का सोर्स है। यानी कार्बोहाइड्रेट एटीपी का ऊर्जा का एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पादित करता है। किसमें? एटीपी बनाता है, ऊर्जा बनाता है। और ये ग्लूकोज मिलते कहां से हैं? चावल से, रोटी से, आलू से, फल से। ठीक है। फिर दूसरा क्या है? मस्तिष्क का ईंधन है। यानी आपको मैंने बताया, अच्छा पोषण मिला, अच्छा हीमोग्लोबिन मिला, तो गुजरात के लड़कों के सोचने समझने की क्षमता बढ़ गई अच्छे पोषण से। तो अगर अच्छा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा तो इसे क्या कहते हैं? मस्तिष्क का ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्तिष्क का ईंधन कहते हैं। मेमोरी पावर, एकाग्रता, मेमोरी और मानसिक कार्य में मदद करता है। ये कहां पे मिलते हैं? अनाज, फल और शहद में प्राप्त होते हैं। पाचन स्वास्थ्य में सुधार होगा अगर फाइबर ढंग से मिलेगा। अगर फाइबर ढंग से मिलेगा तो आपके जो कार्य करने की क्षमता है, आपके आंतरिक अंगों के कार्य करने की क्षमता है, वो बढ़ जाएगी। ठीक है। वजन संतुलन, यानी किसी किसी का एज हो जाती, कोई कोई रहता है 6 फीट का रहता है, वजन रहता है 45 किलो, यानी वजन संतुलन में भी काम करता है। ठीक है। वजन संतुलन में कैसे काम करता है? अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो वसा को यकृत कन्वर्ट कर देगा, कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा कार्बोहाइड्रेट में, यानी कार्बोहाइड्रेट को फुल करेगा, लेकिन आपके अन्य जो प्रोडक्ट हैं उनको कम कर देगा। तो आपके शरीर के बॉडी बैलेंस खराब हो जाएगा, यानी दुबले पतले हो जाओगे। ठीक है। हृदय आघात से बचाता है, हृदय आघात से भी बचाता है, हृदय आघात से भी ये कार्बोहाइड्रेट बचाता है। इस प्रकार से आपका जो कार्बोहाइड्रेट था वो पूरी तरह से बच्चे कंप्लीट होता है, डन हो जाता है। ठीक है। आपका जो कार्बोहाइड्रेट है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां कहां पे हो रहा है, किस किस जगह पे हो रहा है, हमने पूरा व्यवस्थित तरीके से देखा। हम अगले लेक्चर में देखेंगे लिपिड्स का पाचन या प्रोटीन का पाचन, यानी अगले लेक्चर्स में हम प्रोटीन खत्म कर देंगे या लिपिड्स खत्म कर देंगे। फिर उसके में 2 लेक्चर में आपका पूरा पाचन कंप्लीट हो जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, और FSO आपके लिए ही है। आप सेलेक्ट हो जाएं और फिर आए एग्जाम गुरुजी। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।